हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, लेकर आया हूँ आज का उत्तराखंड जीके टेस्ट, जिसके अंतर्गत देखेंगे उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का उत्तराखंड जीके टेस्ट। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, हिंदूज़ ऑफ द हिमालयाज़ किसकी रचना है। एक रचना है हिंदूज़ ऑफ द हिमालयाज़। ये रचना किस व्यक्ति ने लिखी है या किस व्यक्ति ये रचना है। तो इसका जो सही आंसर इन चार ऑप्शंस में से है, देखिए वो है ऑप्शन नंबर बी, डी बैरीमैन। देखिए डी बैरीमैन की ये रचना है। और डी बैरीमैन की अगर हम बात करें तो एक मानव शास्त्री थे डी बैरीमैन, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की शोधार्थी थे। तो मतलब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधार्थी के रूप में इन्होंने एक शोध किया था उत्तराखंड में आकर। और ये शोध इन्होंने किया था उत्तराखंड के एक गांव सिरकंडा का। मतलब सिरकंडा एक गांव था देहरादून टिहरी में, टिहरी मतलब देहरादून टिहरी की सीमा पर टिहरी में एक गांव था सिरकंडा। यहाँ का इन्होंने शोध किया था 1957-58 के बीच, 57-58 के बीच का इनका शोध था, जो कि छपा था 1963 में। ठीक है, सिर्फ 58 का था और ना छपा था 63 में। लेकिन बहुत ज़्यादा विवादित ये रहा था, ये जो इनका शोध रहा था हिंदूज़ ऑफ द हिमालयाज, इसी पुस्तक से, इनकी पुस्तक में ये शोध प्रकाशित हुआ था पूरा। तो काफ़ी मतलब विवादित ये रहा था उत्तराखंड के, मतलब इस अगर पर्पज़ से बात करें तो। लेकिन फिर भी ये पुस्तक इसलिए प्रसिद्ध हुई और इस पुस्तक का जो नाम है वह है हिंदूज़ ऑफ द हिमालयाज़। तो किसकी है, डी बैरीमैन। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में विल्व शिखर पर स्थित मंदिर है। तो हरिद्वार में दो शिखर हैं, विल्व शिखर और नील शिखर। देखिए तो इन दोनों शिखरों में से जो विल्व शिखर है उस पर कौन सा मंदिर स्थापित है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बता रहा है। तो जो सही आंसर है वो है, देखिए ऑप्शन नंबर 1, मनसा देवी का जो मंदिर है वो विल्व शिखर पर स्थित है। ठीक है, जो दूसरा शिखर इस शहर में है वो है नील शिखर, जो कि पौड़ी वाले हिस्से में इस शहर के है। यहाँ पर पौड़ी की सीमा लगती है, तो वहाँ पर है नील शिखर। नील शिखर पर जो मंदिर है वो है चंडी देवी मंदिर। ठीक है, और एक अन्य मंदिर यहाँ पर है वो है विल्व केदार महादेव मंदिर। तो विल्व शिखर की तलहटी में है विल्व केदार महादेव मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ पर कितने नगर निगम है। देखिए नगर निगमों का अर्थ होता है मैदानी क्षेत्रों में जिन शहरों की संख्या 1 लाख से ऊपर होती है और पहाड़ों में 90,000 से ऊपर, उन्हें नगर निगम का दर्जा दिया जाता है, जिसका प्रमुख मेयर होता है। ठीक है, और हर 5 वर्ष में मेयर के चुनाव होते हैं। तो कितने नगर निगम उत्तराखंड में हैं। तो इसका जो सही आंसर इन चार ऑप्शंस में से है वह देखिए ऑप्शन नंबर बी, 8। कुल 8 नगर निगम उत्तराखंड में स्थित हैं। और वो 8 नगर निगम कौन कौन से हैं। तो देखिए देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार, ये 8 हैं। और इन 8 में से जो सबसे पुराना नगर निगम है वो है देहरादून। देखिए देहरादून जो है वो 2003 से नगर निगम है। ठीक है, 2003 से। और जो सबसे लेटेस्ट में बने हैं वो हैं ऋषिकेश और कोटद्वार, दोनों 2017 में बने हैं, ऋषिकेश और कोटद्वार। तो कुल 8 नगर निगम है और सबसे पुराना है देहरादून और सबसे नए हैं ऋषिकेश और कोटद्वार, जो 2017 में बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज्य में दूसरा बाल मित्र थाना कहाँ खुला है। तो देखिए राज्य में खुला है दूसरा बाल मित्र थाना। पहला जो बाल मित्र थाना था वो स्थित था डालनवाला देहरादून में। डालनवाला जो पुलिस चौकी है, वही पुलिस थाना है, वहीं पर खुला था बाल मित्र थाना। अब दूसरा बाल मित्र थाना जो बच्चों के लिए है वो कहाँ पर राज्य में खुला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए हल्द्वानी। हल्द्वानी नैनीताल में राज्य का दूसरा बाल मित्र थाना खुला है और ये खुला है 29 अक्टूबर 2020 को, ठीक 21 को। ठीक है, 29/10/2021 को ये खुला था बाल मित्र थाना। जबकि पहला जो थाना था वो खुला था 22 जनवरी 2021 को देहरादून डालनवाला में। ठीक है, और ये कुमाऊं का पहला बाल मित्र थाना है हल्द्वानी बाल मित्र थाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कफल्टा त्रासदी किस जिले से संबंधित घटना है। जो कफल्टा त्रासदी है वो किस जिले से संबंधित घटना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1, अल्मोड़ा। देखिए अब देखिए कफल्टा त्रासदी थी क्या। तो कफल्टा जो त्रासदी थी वो है रानीखेत की एक घटना, रानीखेत तहसील की एक घटना, जो कि डोला पालकी से संबंधित है। जो डोला पालकी आंदोलन था, जो शिल्पकार वर्ग ने चलाया था, जो कि श्रवणों द्वारा उन्हें डोला पालकी में बैठने की इजाज़त नहीं जाती थी, इसका विरोध किया जाता था श्रवणों के द्वारा। श्रवण जो सामान्य जातियाँ होती हैं, तो इसलिए उनका ये डोला पालकी आंदोलन चला था। और जब ये कफल्टा त्रासदी हुई थी 1980 के आसपास, तो तब घोड़े पर बैठने नहीं दिया जाता था शिल्पकार वर्ग के दूल्हे को। तो यहीं पर एक व्यक्ति के विवाह में प्रयास किया गया था शिल्पकारों के द्वारा घोड़े पर बैठने का। तो जो यहाँ पर त्रासदी हुई थी, यहाँ पर शिल्पकार वर्ग के लोगों को एक कमरे में कैद कर दिया गया था। वहाँ पर
आग लगा दी गई थी। तो 14 शिल्पकार और एक सवर्ण की यहाँ पर इस त्रासदी में मृत्यु हुई थी। तो ये जो एक कफल्टा त्रासदी है ढोला पालकी से संबंधित ये है। तो ये त्रासदी हुई थी अल्मोड़ा में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हमेल किस प्रकार का आभूषण है? तो जो हमेल आभूषण है वो किस प्रकार का आभूषण है? वो कंठाभरण है, वक्षाभरण है, मस्तकाभरण है या हस्ताभरण, मतलब किस क्षेत्र में पहना जाता है शरीर के। तो जो हमेल है देखिए वो है वक्षाभरण। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम जानते हैं हमेल एक माला होती है जो चांदी के सिक्कों की डोरी में पिरोकर पहनी जाती है। ये माला वैसे तो गले में पहनी जाती है, लेकिन ये कंठाभरण फिर भी नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा आता है कि किस कहाँ पहना जाता है और ऑप्शन आता है गले में, तो तब तो सही आंसर है। लेकिन आभरण के हिसाब से ये गले से लटकता है और जो वक्ष होता है मतलब छाती के सामने ही लटका हुआ होता है, तो इसलिए ये वक्षाभरण है, ठीक है। तो वक्षाभरण माना जाता है हमेल को। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, नववर्ष के आगमन पर जाड़ जनजाति कौन सा उत्सव मनाती है? जाड़ एक उपजाति है भोटिया जनजाति की जो कि भागीरथी घाटी में निवास करती है उत्तरकाशी में। जादूंग जो इनका मूल गांव है यहाँ पर ये रहती है और इसके जो ये बौद्ध धर्मानुयायी ये जनजाति होती है। तो ये अपने जो नव वर्ष होता है उसके समय में कौन सा त्यौहार मनाती है? तो देखिए इनका एक त्यौहार है लोसर। इस लोसर त्यौहार को ये मनाती है बसंत पंचमी के समय, ठीक है। बसंत पंचमी के समय ये इस त्यौहार को मनाते हैं और ये त्यौहार इनके नव वर्ष का त्यौहार होता है, ठीक है। अगर हम बात करें जाड़ जनजाति की तो इसकी जो भाषा है वो भाषा रोम्बा भाषा है जो तिब्बती भाषा से मिलती जुलती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कुमाऊं की चित्रकला किसकी रचना है? एक पुस्तक यहाँ पर है कुमाऊं की चित्रकला। तो किस व्यक्ति ने इस रचना को लिखा है कुमाऊं की चित्रकला? तो इसका जो सही आंसर इन 4 ऑप्शंस में से है देखिए वो है डॉक्टर यशोधर मठपाल। इतिहासकार या चित्रकार डॉक्टर यशोधर मठपाल ने लिखी है कुमाऊं की चित्रकला। अगर हम बात करें कुछ अन्य चित्रकला से संबंधित पुस्तकों की तो ललिता प्रसाद नेथानी ने एक किताब लिखी है चित्रकला पर, वो है गढ़वाली चित्रकला शैली। ध्यान से देखिए, नोट कीजिएगा, गढ़वाली चित्रकला शैली जो है ललिता प्रसाद नेथानी की। अगली जो रचना, अगला देखिए एक अन्य रचना है गढ़वाल पेंटिंग्स जो लिखी थी बैरिस्टर मुकंदी लाल ने, आप जानते हैं। और एक अन्य रचना है मध्य हिमालय की कला। तो मध्य हिमालय की जो कला है वो यशवंत सिंह कटौच ने लिखी थी। और एक अन्य गढ़वाली चित्र शैली एक सर्वेक्षण, ये भी डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच ने लिखी थी। तो यशवंत सिंह कटौच की मैंने आपको 2 चित्रकला से संबंधित पुस्तकें बताई, मध्य हिमालय की कला और गढ़वाली चित्र शैली एक सर्वेक्षण। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती किसका यात्रा वृत्तांत है? तो एक यात्रा वृत्तांत यहाँ पर है पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती। तो शिव प्रसाद डबराल, चारण, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बोगड़ा, अनिल प्रकाश जोशी, इनमें से किसका यात्रा वृत्तांत है पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती? तो इसका जो सही आंसर है देखिए वो है चंडी प्रसाद भट्ट। पर्यावरण में चंडी प्रसाद भट्ट का यात्रा वृत्तांत ये है। देखिए अगर चंडी प्रसाद भट्ट की हम बात करें तो 1964 में इन्होंने जो एक संगठन बनाया था दसोली ग्राम स्वराज संगठन, इनका इसके लिए प्रसिद्ध रहे थे ये। और चिपको जो मूवमेंट रहा था उसकी सहायता के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक संगठन यहाँ पर बनाया था, संस्था बनाई थी जिसका नाम था डालियों का दगड़िया। तो डालियों का जो दगड़िया संगठन था इसके कारण ये प्रसिद्ध रहे। और 1982 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो कि एशिया का सर्वाधिक मतलब प्रतिष्ठित पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे। 1982 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री मिला था इन्हें 1986 में, 1986 में, और पद्म भूषण मिला था इन्हें 2005 में, ठीक है। तो ये है इनके कुछ पुरस्कार, पद्म भूषण इन्हें 2005 में दिया गया था। आगे देखिए, चौक बाज़ार कहाँ स्थित है? तो एक बाज़ार उत्तराखंड में पुराने बाज़ार देखने को मिलते हैं, तो एक ऐसा ही बाज़ार है चौक बाज़ार। तो कहाँ पर स्थित है चौक बाज़ार? देखिए तो चौक बाज़ार का जो सही आंसर है वो है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कई सारे बाज़ार हैं तो वहाँ पर स्थित है चौक बाज़ार। अन्य अगर अल्मोड़ा के बाज़ारों की बात करें तो पटाल बाज़ार, लाला बाज़ार, खंजाची बाज़ार, एक यहाँ पर है खंजाची बाज़ार, और थाना बाज़ार और चौक बाज़ार, ये बाज़ार हैं अल्मोड़ा शहर के, ठीक है। अगला प्रश्न है, सरोला सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित था? उस समय जब सरोला सभा की स्थापना हुई थी, सरोला सभा की जो स्थापना हुई थी 1904 में हुई थी और तारादत्त गैरोला के द्वारा ये स्थापना हुई थी। उच्च ब्राह्मण वर्गीय ये सभा थी, ठीक है। ब्राह्मण वर्ग के लिए काम करती थी और एक जातिगत सभा ये थी। तो जो सरोला सभा की हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय हुआ करता था उस समय वो हुआ करता था टिहरी रियासत का टिहरी क्षेत्र, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी, क्योंकि टिहरी से ही ये उच्च ब्राह्मण वर्गीय लोग मतलब वो करते थे, संबंधित थे। और ये जो सरोला सभा थी इसका जो अध्यक्ष होता था वो होता था बद्रीनाथ मंदिर का जो रावल होता था वो इसका अध्यक्ष होता था, ठीक है। अगला प्रश्न, किस परमार ने
1455 ईस्वी में रघुनाथ जी मंदिर को भूमिदान दिया। देवप्रयाग में स्थित है रघुनाथ जी मंदिर और यहाँ पर एक ताम्रपत्र में प्राप्त हुआ है कि एक परमार शासक ने 1455 ईस्वी में यहाँ पर भूमिदान दिया है मंदिर को। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है देखिए ऑप्शन नंबर 2 जगतपाल। जगतपाल की बात करें तो देखिए 34वें परमार थे जगतपाल और इनका देवप्रयाग ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ है, जिससे कि हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है टिहरी बांध परियोजना का शिलान्यास कब हुआ। तो टिहरी बांध परियोजना जो राज्य की या देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, इसका जो शिलान्यास देखिए 1872 में हुआ था। उत्तर प्रदेश जल सिंचाई निगम जो है सिंचाई विभाग है उसके द्वारा इसका कार्य शुरू हुआ था, लेकिन बाद में TSDC इसके लिए एक अलग संगठन बनाया गया था 1988 के समय में। तो TSDC ने बाद में इसका कार्य किया और इसकी जो तुरंत जो मेगावाट क्षमता आज है ये कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। तो देखिए 2400 मेगावाट आज की क्षमता है। 2006 से इसने अपना मतलब कार्य प्रथम चरण का जो उत्पादन है वो शुरू किया था। तो ये था टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, बिलंगना भागीरथी के संगम पर। अगला प्रश्न देखिए देश का पहला पॉलिनेटर परागकण पार्क कहाँ स्थित है। तो देखिए पॉलिनेटर परागकण अर्थात ऐसा पार्क जो मतलब बहुत सारे कीट मधुमक्खी पक्षियों की जो प्रजातियां होती है उनको फूलों से परागण करने में सहायता करती है और उनकी प्रजातियों को बचाने में योगदान देता है। तो ऐसा जो पार्क उत्तराखंड में बना है वो बनाया देखिए हल्द्वानी में इस पार्क को बनाया गया है और यहाँ पर बहुत सारे कीट मधुमक्खी पक्षियों को संरक्षण इस पार्क के द्वारा दिया जाता है परागण करवा कर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए गुरमीत सिंह राज्य के किस क्रम के राज्यपाल हैं। तो देखिए डॉक्टर गुरमीत सिंह राज्य के राज्यपाल इस समय हैं वर्तमान में। तो इनका जो क्रम है वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो देखिए इनका क्रम है 8वें क्रम के ये राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल की बात करें तो सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के पहले राज्यपाल हैं, जबकि दूसरे राज्यपाल हैं सुदर्शन अग्रवाल। इनके बाद नंबर आता है बनवारी लाल जोशी मतलब BL जोशी जिन्हें हम कहते हैं। चौथी है मार्गरेट आल्वा। देखिए मार्गरेट आल्वा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं मार्गरेट आल्वा। 5वें हैं अजीज कुरैशी। 6वें हैं कृष्णकांत पॉल KK पॉल जिन्हें हम कहते हैं और 7वें हैं बेबी रानी मौर्य जो कि दूसरी महिला है और 8वें हैं गुरमीत सिंह। और गुरमीत सिंह ने अपना कार्यकाल शुरू किया है 9 सितंबर 2019 को। ठीक है 2021 को इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया है 9 सितंबर को। चलिए अगला प्रश्न है रुद्रप्रयाग जिले का निर्माण कब हुआ या रुद्रप्रयाग जिले का गठन कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है सितंबर 1999, 98, 97, 95। तो देखिए सितंबर 1997 की बात है 16 सितंबर जो डेट है इस दिन गठन हुआ था रुद्रप्रयाग जनपद का। देखिए 1997 में दो अन्य जिलों का भी गठन हुआ जिनका नाम है चंपावत और बागेश्वर। 15 सितंबर को इन दोनों का गठन हुआ था चंपावत एवं बागेश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है। तो बागेश्वर अल्मोड़ा रुद्रप्रयाग चंपावत में से क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जनपद कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो देखिए चंपावत का जो क्षेत्रफल है वो है 1766 वर्ग किलोमीटर। कुल इतना क्षेत्रफल है चंपावत का। देखिए तो सबसे छोटा जिला ये राज्य का है। सबसे बड़े जिले की बात करें तो वो है चमोली। देखिए 8030 इसका वर्ग क्षेत्र मतलब वर्ग की भी इसका क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा ये है। अगर बात करें जनसंख्या की तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो जिला है वो है हरिद्वार और सबसे छोटा जिला है रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए धारसिल शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो देखिए एक शिलालेख है धारसिल शिलालेख जो कि परमार शासकों से संबंधित है और इस शिलालेख ने ही जो मतलब अजयपाल से पूर्ववर्ती परमार शासक थे उनके बारे में एक और मतलब पुख्ता सबूत दिया था कि अजयपाल परमार वंश के पहले शासक नहीं थे, क्योंकि उनसे पहले भी बहुत कुछ शासक रहे जिनके प्रमाण इस प्रकार से जैसे धारसिल अभिलेख हुआ, देवप्रयाग का ताम्रपत्र लेख हुआ। तो धारसिल अभिलेख भी इन्हीं अभिलेखों में से एक है और ये प्राप्त हुआ था ऊखीमठ से। देखिए ऊखीमठ का जो भीरी क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त हुआ था धारसिल अभिलेख जो जानकारी देता है अनंतपाल की। ठीक है, अनंतपाल जो राजा हुए इनकी जानकारी देता है धारसिल अभिलेख। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि का गठन कब हुआ। तो देखिए तराई भाबर क्षेत्र के विकास के लिए कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि का निर्माण हुआ था और इसका जो सही आंसर है वो है देखिए 1906 में हुआ था कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि का निर्माण। इसका कार्य था भाबर के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, योजनाएं लाना, योजनाओं को तैयार करना जिससे कि तराई भाबर का विकास हो सके। तराई भाबर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया था रैमजे ने, जिसे कहा जाता है तराई भाबर का विश्वकर्मा। तो
ये थे दोस्तों हमारे आज के प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।